गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जल्दी से बताइए, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? If I am audible, then I welcome you all to this full and fast revision of security law chapter number 1, that is financial system. It's a pure live class and students are also here. Aditi, Ritik Sharma, Sakshi Bansal, Sangam Chaudhary, Manu Sharma, Vanshika, अंशिका वस, श्रुति शर्मा, ऋषि, रूपाली, रजत राय, विवेक वर्मा, विनीत जोशी, आफरीन फिरदौस, ऋतिक शर्मा, विवेक वर्मा, निखिल सिंह, है ना। तो चलिए आप सबों को गुड आफ्टरनून एंड हम स्टार्ट करते हैं फुल एंड फास्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिक्योरिटी लॉ, दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम एंड कैपिटल मार्केट, है ना। तो चलिए सबसे पहले कुछ डूज हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको वो करना है, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम 1 की बुक आपको अपने सामने खोल के रखनी है। तो जल्दी से अपने बुक को खोल लीजिए और यहां पर जल्दी से टाइप कीजिए कि आपके सामने बुक खुली हुई है नहीं है। चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल सिस्टम, ये चैप्टर खुल जाना चाहिए आपके सामने। आ रही है, अब आ रही है आवाज? जल्दी से आपने बुक खोल लिया नहीं खोल लिया पहले बताइए। बुक जब तक आप नहीं खोलोगे इस रिवीजन का फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन हम करेंगे पूरा डिटेल में, तो इसलिए नाम है देखो फुल एंड फास्ट रिवीजन। तो शॉर्टकट में रिवीजन नहीं करेंगे, रिवीजन फुल करेंगे, हाँ लेकिन फास्ट करेंगे। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, जो बच्चे अभी तुरंत ज्वाइन हुए हैं, आप इसका थंबनेल देख ही रहे होंगे, इट इज रिटन फुल एंड फास्ट। तो पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे लेकिन फास्ट में करेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने ये चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया होगा, है ना। चूंकि ये रिवीजन है, रिवीजन किनका होता है? जिन्होंने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है उसके बाद उसको फिर से पढ़ते हैं, जिसको हम रिवीजन कहते हैं। तो पहली अगर कोई बच्चा ये सोच के आया कि पहली बार ही चैप्टर को हम पढ़ेंगे, तो हो सकता है उनको समझ में ना आए, उनको लगे कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, मुझे लगता है 2 से 3 क्लासेस लगी थी इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, जब डिटेल्ड में हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन इसको हम 1 घंटे के अंदर हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जो पहले इस चैप्टर को इन डेप्थ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो सारे बच्चों ने बुक खोल लिया ना? ठंड तो बहुत ज्यादा है अभी, और मुझे पता चला है दिल्ली के अंदर तो यस्टरडे वाज द कोल्डेस्ट डे, तो इसलिए ठंड बहुत ज्यादा है। तो आप लोग सब घर में ही रहो, रजाई में बैठ के जल्दी से रिवीजन करो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। सारे बच्चों ने नहीं लिखा है कि सर हमने बुक खोल लिया है। जब तक आपकी बुक नहीं खुलेगी मैं कैसे रिवीजन कराऊंगा? जल्दी से टाइप करके लिखो कि सर हमने बुक खोल लिया है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं फुल एंड फास्ट रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। जल्दी जल्दी में ये चैप्टर पूरा रिवाइज कर जाएंगे, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि कल तो मैं एग्जाम भी लेने वाला हूं। चलिए बुक सबके सामने है ना। कोई ऐसा बच्चा जो आउटसाइडर है, अगर मान लीजिए एनकेजे क्लासेस में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो फिर भी रिवीजन देख रहा है, तो उनके पास बुक नहीं होगी, तो जिस चैप्टर का मैं रिवीजन कराने जा रहा हूं उस चैप्टर का नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, वो वहां से ले सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां मैंने टेलीग्राम चैनल, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सर्दी बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरी भी तबीयत अभी लगातार खराब ही चल रही है। देखते हैं जब धूप कुछ होगी तो फिर जाके।
चलिए शुरू करें फिर। सारे सारे बच्चों ने, हाँ चलिए बुक ओपन कर लिया, बड़ी खुशी की बात है। शुरू करते हैं, है ना। फुल एंड फास्ट रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। चलिए सारे के सारे बच्चे एक बार चैप्टर का नाम लीजिए जोर से। फाइनेंशियल सिस्टम एंड कैपिटल मार्केट, जिस चैप्टर का हम क्या करने जा रहे हैं, फुल एंड फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं, है ना। तो सारे बच्चे एक बार चैप्टर का नाम बोलिए जोर से, चिल्ला के। फाइनेंशियल सिस्टम एंड कैपिटल मार्केट। पूरे घर में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए, जिससे सबको लगना चाहिए कि आप रिवीजन कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो जोर से चिल्ला के, इतने जोर से चिल्लाओ कि मेरे तक आवाज पहुंच जाए। चैप्टर का नाम बोलिए जोर से, फाइनेंशियल सिस्टम एंड कैपिटल मार्केट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर रिवीजन। देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम एंड कैपिटल मार्केट। इस चैप्टर के अंदर हम दो चीजों के बारे में समझते हैं। एक तो फाइनेंशियल सिस्टम पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी लॉ है, कैपिटल मार्केट लॉज है, ये जो सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसका ये इंट्रो है ना, फाइनेंशियल सिस्टम। और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो कैपिटल मार्केट है, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज। तो कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी कंट्री का वो सिस्टम है विच डील्स विद द फाइनेंस ऑफ दैट कंट्री। अब जैसे किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारे तरीके के सिस्टम होते हैं। जैसे एक सिस्टम होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि देश को बढ़िया से मैनेज किया जाए, देश को बढ़िया से एडमिनिस्टर किया जाए, कंट्रोल किया जाए, जिससे कि समाज के अंदर, देश के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो। अगर क्रिमिनल एक्टिविटी होता है तो क्रिमिनल को पकड़ा जाए, उसको उसके ऊपर पनिशमेंट लगाया जाए। तो टैक्सेशन सिस्टम है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सरकार को जो सोशल एक्टिविटीज है उसको करने के लिए फंड चाहिए, तो फंड कहां से आएंगे, तो टैक्स से आएंगे। तो एक टैक्स का सिस्टम बनाया गया है। तो उसी तरीके से एक फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसका काम है देश के अंदर जो फाइनेंस है, पैसा है, उसको बढ़िया से मैनेज करना। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि देश के पास, देश के सरकार के पास पैसा आए। तो पैसा आएगा कैसे, तो फाइनेंशियल सिस्टम का एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव है, अभी आपको दिखाता हूं, एक चार्ट भी होगा, आप अपने बुक में देखना, अभी मैं दिखा रहा हूं तुरंत। उस चार्ट के थ्रू पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। साथ साथ आप भी टाइप करते जाएंगे, बोलते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि रिवीजन हो रहा है, रिवीजन कभी एक तरफा नहीं होता है ना, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप जरूर जवाब देना, है ना। क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है पूरा सेशन, तो आप टाइप करके जवाब देना। चलिए अब जानते हैं कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी सरप्लस मनी है इकोनॉमी के अंदर, वो सरप्लस मनी आइडल ना पड़ा रहे, है ना, बेकार ना पड़ा रहे, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो। और जब सरप्लस मनी, जिसको हम सेविंग्स कहते हैं, जब वो इन्वेस्ट होगा तो वो कहां जाएगा, आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे ना, घूम फिर के वो प्रोडक्शन में जाता है। जब वो प्रोडक्शन में जाएगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत होगी, मैन पावर की जरूरत होगी। तो लोगों जब प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो लोग नौकरी पर रखेंगे, नौकरी पर रखेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो सबको सैलरी मिलेगी, सबके पॉकेट में पैसा होगा, तो इनकम जनरेशन होगा सबके पास। जब इनकम जनरेशन होगा तो हर इंसान जब कमाता रहेगा हमारे इकोनॉमी के अंदर, सबको सैलरी मिलती रहेगी, सबको नौकरी मिलती रहेगी, तो प्रति व्यक्ति जो आय है, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा कंट्री का, तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कंट्री का जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारा भी डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो सेविंग है, जो सरप्लस मनी जिसको हम सेविंग कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो। यही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सिस्टम का। तो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे लोग जिनके पास सरप्लस मनी है, जिसको हम इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स कह सकते हैं, और ऐसे लोग जिनको पैसे की जरूरत है, जिसको हम, जैसे कंपनी है, कंपनी को हमेशा पैसे की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं जहां पे ये लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को खत्म करना ही ऑब्जेक्टिव है किसका, एग्जैक्टली फाइनेंशियल सिस्टम का। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द पर्सन हु हैव सरप्लस मनी एंड द पर्सन हु रिक्वायर्स द मनी।
तो जब सरप्लस मनी, जिनके पास सेविंग्स है, वो पैसा जब ऐसे लोगों के पास पहुंचेगा जिनको पैसे की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को पैसा मिलेगा जिनको पैसे की जरूरत है, और जिनको पैसा मिलेगा तो वो फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा, जीडीपी बढ़ेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमें यह पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। आपको याद होगा जो हमारे यहाँ का फाइनेंशियल सिस्टम है वो अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करता है, तो अपने तीन कंपोनेंट के थ्रू। और जिस कंपोनेंट का क्या एग्जैक्टली नाम है, द फर्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट, द सेकेंड इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। इन तीनों का कहीं ना कहीं रोल फाइनेंशियल सिस्टम के उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में है जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग को किस में बदलना, इन्वेस्टमेंट में बदलना, है ना। यही ऑब्जेक्टिव है किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का। और फाइनेंशियल सिस्टम को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये तीन इंस्टीट्यूशंस या तीन कंपोनेंट्स मदद देते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का काम है कि एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना, कॉमन मीटिंग प्लेस प्रोवाइड करना, जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास सेविंग्स है और ऐसे लोग जिनको पैसे की जरूरत है, दोनों आपस में मिल सकें। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर सेविंग करने वाला आदमी, जो इन्वेस्टर है, वो अपने पॉकेट से पैसा निकाल के किसको दे देगा, बोरोवर को दे देगा, कंपनीज को दे देगा, फिर कंपनी उससे बिजनेस करेगी। और मैंने बताया था कि जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट इंडिया के अंदर देखा जाए तो वो एक कॉमन मीटिंग प्लेस देता है इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स को, जिससे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट में बदल सके। इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बेसिकली कितने तरीके का है, दो तरीके का। द फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड सेकंड इज कैपिटल मार्केट। सबसे पहले मनी मार्केट के बारे में अगर शॉर्टकट में मैं बताऊं तो मनी मार्केट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। मनी मार्केट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। मनी मार्केट से पैसा कौन उठाता है, एग्जैक्टली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी बहुत बार पैसे की जरूरत होती है, पैसे की कमी हो जाती है, तो फिर गवर्नमेंट मनी मार्केट के अंदर आके मनी मार्केट से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करता है, फिर उसको बेच बेच के अपने लिए फंड रेज करता है। तो मनी मार्केट से कंपनीज, कॉर्पोरेट का कोई खास मतलब नहीं है। जो कॉर्पोरेट्स हैं उसके लिए जो मार्केट है, दैट मार्केट इज कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट इज अ कॉर्पोरेट फंड रेजिंग मार्केट। तो किसी भी कॉर्पोरेट को अगर कैपिटल की जरूरत है तो वो इस मार्केट में एग्जैक्टली आती है। तो कॉर्पोरेट दो तरीके से एग्जैक्टली अपने लिए पैसा रेज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज वो चाहे तो इक्विटी बेचेंगे, इक्विटी का मतलब शेयर्स, तो शेयर्स बेचेंगे, सिक्योरिटीज बेचेंगे। तो कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू। द फर्स्ट इज शेयर मार्केट, जिसको हम सिक्योरिटीज मार्केट भी कहते हैं या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। कॉर्पोरेट अगर चाहे तो डेट के थ्रू भी फंड रेज कर सकते हैं, जैसे वो डिबेंचर इशू कर दे, बॉन्ड इशू कर दे। तो उन सब के लिए अगर वो वाला रूट उनको पकड़ना है फॉर द फंड रेजिंग, तो फिर उनको डेट मार्केट में जाना पड़ता है। तो कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू। द फर्स्ट इज इक्विटी मार्केट एंड द सेकेंड इज डेट मार्केट। बाकी इक्विटी मार्केट जो है, जहां पे कंपनी शेयर्स बेच के अपने लिए फंड रेज करती है, वो बेसिकली दो तरीके का है। द फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां शेयर्स का जन्म होता है, और शेयर्स का जन्म कहां होता है, कंपनी के पास। तो कंपनी जब शेयर बेचती है अपने हाथ से पहली बार, है ना, देखो शेयर का जन्म हुआ कंपनी में, तो कंपनी ही शेयर को पहली बार बेचेगी। तो पहली बार का मतलब प्राइमरी मार्केट, है ना। तो प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट जहां पे शेयर्स पहली बार बेचे जाते हैं बाय द कंपनीज, इसलिए हम प्राइमरी मार्केट को कंपनी टू इन्वेस्टर कहते हैं। शेयर बेचने वाला कंपनी, शेयर खरीदने वाला इन्वेस्टर, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचे जाते हैं, जैसे पब्लिक इशू लाके, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके, बोनस इशू करके, राइट इशू करके कंपनी ही शेयर बेचती है। तो कंपनी अगर शेयर बेचते हुए दिखाई दे दी तो दैट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट। उसके बाद प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी ने इन्वेस्टर्स को शेयर बेचा, तो वो शेयर अब इन्वेस्टर के पास पहुंच गया। इन्वेस्टर जिंदगी भर तो उस शेयर को अपने पास रखेगा नहीं, जब शेयर का दाम बढ़ेगा तो उसको आगे बेचेगा। तो जब इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बाहर बेचते हैं तो दैट मार्केट इज सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि वो पहली बार सेल नहीं हो रहा है, अब दूसरी बार हो रहा है। पहली बार प्राइमरी मार्केट में सेल हुआ, दूसरी बार वो कहां सेल हो रहा है, एग्जैक्टली सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब यहां पे शेयर बेचने वाला भी इन्वेस्टर है और शेयर खरीदने वाला भी क्या है, इन्वेस्टर है। इसलिए इस मार्केट को मैं शॉर्टकट में बोलता हूं इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर मार्केट। क्या बोलता हूं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर मार्केट। अब ये जिंदगी भर चलता रहता है। तो कहा जाता है किसी भी सिक्योरिटीज के लाइफ में प्राइमरी मार्केट सिर्फ एक ही बार आता है, पर सेकेंडरी मार्केट लाखों करोड़ों बार आ सकता है।
क्योंकि कंपनी तो शेयर एक ही बार बेचेगी, लेकिन कंपनी ने जिसको शेयर बेचा वो फिर आगे बेचा, फिर वो आगे बेचा, फिर वो आगे बेचा, फिर वो आगे बेचा, ऐसे जिंदगी भर सेकेंडरी मार्केट चलता रहता है। डेट मार्केट भी बेसिकली दो तरीके का है। अब डेट मार्केट के अंदर जो कंपनी ने डेट सिक्योरिटी इशू किया है, अगर उसकी मेच्योरिटी 1 साल तक है तो उसको हम शॉर्ट टर्म डेट मार्केट बोलते हैं। अगर कंपनी ने जो डेट सिक्योरिटीज बेचा है उसकी मेच्योरिटी, उसका रिडेम्पशन 1 साल से ज्यादा के टाइम में होना है, तो उसको फिर हम लॉन्ग टर्म डेट मार्केट कहते हैं, है ना। तो बेसिकली आप देखेंगे तो डेट मार्केट का कंपनी कम ही इस्तेमाल करती है, और इसलिए डेट मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं दी जाती है, पर सीएस प्रोफेशनल के अंदर तो डेट मार्केट के ऊपर भी काफी चैप्टर्स हैं। तो डेट मार्केट को तो हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं। डेट मार्केट के अंदर वो मार्केट है जहां पे कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी इशू करते हैं। डेट सिक्योरिटी की मेच्योरिटी अगर 1 साल तक है तो दैट इज शॉर्ट टर्म डेट मार्केट, और डेट सिक्योरिटी की अगर मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की है ना, तो उस केस में दैट इज लॉन्ग टर्म डेट मार्केट। हम अभी ज्यादा ध्यान देंगे किसके ऊपर, इक्विटी या सिक्योरिटीज या शेयर मार्केट, शेयर्स वाला। तो शेयर्स वाले में आपने देखा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट पहली बार का मतलब सिर्फ एक बार कहा जाता है, लाइफ में पहली बार सिर्फ एक बार आता है। उसके बाद जो सेकेंडरी मार्केट है वो बार वाला मार्केट है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, जिंदगी भर चलता रहता है। पर सेकेंडरी मार्केट भी 2 तरीके का है। पहले हम देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो याद रखिएगा स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से जो सेकेंडरी मार्केट है वो 2 तरीके का है। अगर सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेचा, उसमें उसने एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज का मदद लिया, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट ट्रेड्स। लेकिन अगर इन्वेस्टर ने दूसरे इन्वेस्टर को शेयर जो बेचा उसमें उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का कोई भी हेल्प नहीं लिया, तो दैट इज ऑफ मार्केट ट्रेड्स। तो देखो सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि स्टॉक एक्सचेंज हमेशा सेकेंडरी मार्केट में आता है। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में वो आपको दिखेगा, एक इन्वेस्टर को शेयर बेचने में दूसरे इन्वेस्टर को शेयर खरीदने में वो हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजेक्शन मार्केट ट्रेड्स भी हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का मदद लेके भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और बिना स्टॉक एक्सचेंज के मदद के भी आप कर सकते हैं कि किसी के घर पे गए और आपने उनको अपना शेयर बेच दिया, तो वो वहां कोई स्टॉक एक्सचेंज का मतलब नहीं था, ये 1-to-1 अरेंजमेंट था, तो वो हो गया ऑफ मार्केट ट्रेड्स। बाकी जो सेकेंडरी मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेचता है, वहां बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। अब स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट मैंने स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, वो स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर का जब रिवीजन होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अब ऐसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं, स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर भी आपका हो ही चुका है। तो स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जहां पे ऑन द स्पॉट पेमेंट भी होता है, ऑन द स्पॉट डिलीवरी भी हो जाती है सिक्योरिटीज की। लेकिन जो फ्यूचर मार्केट होता है वहां पे ना तो ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है ना ऑन द स्पॉट डिलीवरी होती है शेयर्स के लिए। फ्यूचर मार्केट नाम से लग रहा है जो भी होगा फ्यूचर डेट पे होगा, ऑन द स्पॉट कुछ नहीं होगा। मतलब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय ना तो पेमेंट होगी और ना ही डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज होगी। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं एग्जैक्टली। तो देखो मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मैं फिर भी काफी डिटेल में रिवीजन करा दे रहा हूं। तो पहला एग्जैक्टली फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फाइनेंशियल मार्केट इज ऑफ 2 टाइप्स, द फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड द सेकंड इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट सिर्फ गवर्नमेंट का मार्केट है, हाँ कैपिटल मार्केट जरूर कॉर्पोरेट फंड रेजिंग मार्केट है। कॉर्पोरेट अपने लिए 2 तरीके से फंड रेज कर सकते हैं, शेयर्स को बेच के। शेयर्स को बेचने जाएंगे तो वो इक्विटी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट या शेयर मार्केट में जाएंगे, और अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट को बेचने जाएंगे तो फिर उस केस में वो डेट मार्केट में जाएंगे। पहले डेट मार्केट का खत्म कर लेते हैं। डेट मार्केट के अंदर अगर डेट सिक्योरिटीज ऐसी बेच रहे हैं जिसका मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर है तो फिर वो शॉर्ट टर्म डेट मार्केट है। अगर डेट सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की है तो दैट इज लॉन्ग टर्म डेट मार्केट। बाकी हम यहां पे ये ज्यादा पढ़ रहे हैं कि कंपनी शेयर्स बेच रही है ज्यादा, तो शेयर 2 तरीके से बेचे जा सकते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर को बेचती है ना, और ये पहली बार शेयर बेचा जाता है इसलिए इसका नाम है प्राइमरी मार्केट। तो एक बार कंपनी ने अपने शेयर किसी इन्वेस्टर को बेच दिया तो फिर वो शेयर चला जाता है सेकेंडरी मार्केट में। अब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जिंदगी भर ट्रांजेक्शन होता रहता है। बाकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का मदद लेकर ट्रांजेक्शन करेंगे तो दैट इज मार्केट ट्रेड्स, बिना स्टॉक एक्सचेंज की मदद के आप करेंगे तो दैट इज ऑफ मार्केट ट्रेड्स।
बाकी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर सेकेंडरी मार्केट को बांटे तो वो दो तरीके का है, स्पॉट मार्केट जहां पे ऑन द स्पॉट पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज होती है, एंड द सेकेंड इज फ्यूचर मार्केट जहां पे जो भी डिलीवरी या पेमेंट होना है वो फ्यूचर डेट के दिन, फ्यूचर डेट पे होगा, कॉन्ट्रैक्ट करते समय कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल सिस्टम के तीन कंपोनेंट, द फर्स्ट इज फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने पढ़ा दिया, सेकंड इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फाइनेंशियल प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, देखिए सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलना है, तो इसका मतलब इन्वेस्टर से पैसा लेके किसको दे देना है, बोरोवर को दे देना है। पर बोरोवर जो पैसा लेगा तो कुछ लिखित में देगा ना कि हमने हमने आपसे पैसा बोरो किया या हमने आपसे पैसा लिया है, तो जब वो लिख के देता है तो दैट बिकम्स अ सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट, प्रोडक्ट, तो उसी को बोलते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज बेसिकली द सिक्योरिटीज, जैसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। तो कंपनी जब भी अपने लिए पैसा बोरो करती है तो वो सिर्फ ऐसा थोड़ी ओरली पैसा बोरो करेगी, तो वो शेयर्स के नाम पे करेगी, डिबेंचर्स के नाम पे करेगी, बॉन्ड्स के नाम पे करेगी। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आर द मीडियम, है ना, जिसके थ्रू सेविंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। तो ये एक मीडियम है जिसके थ्रू सेविंग विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। ये ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स को आपस में मिलवाने का काम करते हैं, ये बिचौलिए होते हैं जिनके थ्रू सेविंग इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, है ना। अब देखिए इंडिया के अंदर ऐसे तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज हैं, लेकिन जो मेन है वो मैं बता दे रहा हूं। आप अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज बेसिकली दो तरीके के हैं। द फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड द सेकेंड इज पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अगर हम पहले बात करें कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो देखा जाए तो इनका मेन रोल है टू कन्वर्ट द सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। ये आपको बेसिकली दो तरीके के मिलेंगे, नेशनल लेवल पे मिलेंगे और दूसरा स्टेट लेवल पे मिलेंगे। सारे के सारे बच्चे उस पेज पर आ जाओ जहां पे ये सब लिखा हुआ है, तो साथ साथ रिवीजन करते जा रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम नेशनल लेवल का। तो नेशनल लेवल पे आप देखोगे तो ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स हैं, सेकेंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। जल्दी से एक काम करो, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तीनों का फुल फॉर्म टाइप करके बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। AIDB, SFI एंड II, इन तीनों का फुल फॉर्म जल्दी से टाइप कीजिए सो दैट कि आपका भी रिवीजन हो। अब मैं एक तरफा यहां से बोलता रहूंगा तो फिर रिवीजन का कोई फायदा नहीं है, आपको भी साथ साथ बोलना पड़ेगा। रिवीजन आपको करना है, एग्जाम आपको देना है ना। आई एम ओनली द मीडियम जिसके थ्रू आपका रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन तभी फायदेमंद होगा जब आप भी कुछ कुछ लिखेंगे। तो जल्दी से AIDB का फुल फॉर्म लिखिए, SFI का फुल फॉर्म लिखिए एंड II का फुल फॉर्म लिखिए। मैं देख रहा हूं कौन कौन बच्चे लिख रहे हैं। चलिए, बच्चे काफी एक्टिव हैं, मैं देख रहा हूं बच्चे लिख रहे हैं, और बच्चे इसलिए एक्टिव हैं जो उन्हें मालूम है उनका बहुत बड़ा फायदा है इसमें, है ना। उनका साथ साथ रिवीजन होता जाएगा तो एग्जाम के टाइम में ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, तो तीनों का फुल फॉर्म आपने लिख दिया। सबसे पहले अगर हम ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें तो उस केस में ये कुछ बड़े बड़े AIDBs हैं, जैसे IDBI, IFCI, SIDBI है, IIBI है। तो इन सब के बारे में आप अपने बुक में देखेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट उसका लिखा हुआ है। सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें है IVCF, IVFL, TFCI, ये कुछ एग्जैक्टली स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही फाइनेंस करते हैं। एंड द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर अगर आप देखेंगे LIC है, UTI है, GIC है। LIC के बारे में सब जानता है, लाइफ इंश्योरेंस, GIC जनरल इंश्योरेंस, और UTI अगर आप देखेंगे तो खैर UTI बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पर म्यूचुअल फंड में इसका बहुत ज्यादा नाम है। उसके बाद अगर स्टेट लेवल पे हम देखते हैं तो स्टेट लेवल के अंदर देखो SFC। अब जल्दी से मुझे SFC का पहले फुल फॉर्म बोलो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। SFC है और SIDC है, जल्दी से इस दोनों का फुल फॉर्म टाइप कीजिए तभी मैं आगे बढ़ूंगा कि स्टेट लेवल पे दो तरीके के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, SFC एंड SIDC। तो जल्दी से फुल फॉर्म लिखिए, SFC का फुल फॉर्म लिखो, SIDC का फुल फॉर्म लिखो जल्दी से। चलिए, बच्चों ने लिख दिया है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एंड SIDC का नाम जल्दी से लिखो फुल फॉर्म। SFC स्टैंड फॉर
स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, एंड SIDC का फुल फॉर्म जल्दी से। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। जो बच्चे लिख रहे हैं ना, सच में वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं, बस भजन की तरह इस रिवीजन वीडियो को सुनना चाहते हैं, तो उनका फायदा होने वाला नहीं है ना। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग एक्टिव होगा, और जितना दिमाग एक्टिव होगा उतना ही ज्यादा स्टोरेज अच्छे से होगा, है ना। तो चलिए, अब अगर हम बात करें स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस का तो उसके अंदर भी बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद SIDC उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कैपिटल मार्केट के अंदर, अगर आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलना चाह रहे हैं, तो आपको इन सबों की मदद लेनी पड़ सकती है। जैसे फुल फॉर्म आप सब सारे के सारे बच्चे लिखते जाएंगे। सबसे पहले QIB, जल्दी लिखो QIB का फुल फॉर्म। देखो, मैं रिवीजन करा रहा हूं तो रिवीजन आपका ही हो रहा है, तो जल्दी से आप QIB का फुल फॉर्म लिखिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। FPI फुल फॉर्म आप लिखोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसे फायदा नहीं। अगर मैं ही फुल फॉर्म बोलता रहूंगा तो फिर आपका रिवीजन कैसे होगा, बताओ। QIB का फुल फॉर्म लिखिए, FPI का फुल फॉर्म लिखिए। अब मैं देख रहा हूं कौन कौन बच्चे लिख रहे हैं। चलिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब FPI का लिखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। AIF का लिखिए, AIF का जल्दी से लिखो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। PE का फुल फॉर्म लिखो। और जो बच्चे लिख नहीं रहे हैं, कम से कम जोर जोर से घर में बोलो, PE का फुल फॉर्म बोलो, प्राइवेट इक्विटी। एकदम सही बात। AF का, AF प्राइवेट इक्विटी के बाद AF एंजल फंड, एकदम सही। AI का फुल फॉर्म बोलिए, एंकर इन्वेस्टर, एकदम सही। HNI का फुल फॉर्म, HNI का फुल फॉर्म हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। VCF का फुल फॉर्म, VCF का फुल फॉर्म, HNI का हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर बोल सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोल सकते हैं। VCF वेंचर कैपिटल फंड। PF जल्दी बोलो, PF पेंशन फंड, एकदम सही जवाब। तो ये आपके कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज हैं, है ना। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन दो लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे AIDB, SFI एंड IIs। AIDB के अंदर देखें तो IDBI, FCI, SIDBI, IIBI। SFI के अंदर देखें तो IVCF, IVFL, TFCI, है ना। फुल फॉर्म आपकी बुक में पूरा का पूरा है। IIs के अंदर देखिए LIC, UTI, GIC, ये सब काफी एग्जैक्टली आपका पॉपुलर है। उसके बाद स्टेट लेवल पे देखेंगे तो SFCs एंड SIDCs, ये कुछ हैं। पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट देखो, QIB, FPI, AIF, PE, AF, AI, HNI, VCF, PF, है ना। तो ये सब है। चलिए, तो ये तो एग्जैक्टली हमने देख लिया। तो अगर आप देखेंगे तो यही इन्हीं सारी चीजों को यहां एक्सप्लेन किया गया है ना। ये देखो यहां तक, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे आप तो छोटे मोटे पेंशन फंड के अंदर कौन कौन से लॉज हैं, अटल पेंशन योजना, इन सब के बारे में एग्जैक्टली, गवर्नमेंट पेंशन, इन सब के बारे में पूरा का पूरा आपका वहां पे थियोरेटिकल पार्ट है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। दैट इज फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ऑब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट ऑब्लिक कैपिटल मार्केट। जल्दी से एक बार हेडिंग लिखो, आप हेडिंग जरूर लिखिए। अगर हेडिंग नहीं लिखेंगे तो फिर फायदा क्या है। जल्दी से इसका हेडिंग लिखो कि अब हम किस चीज को रिवाइज करने जा रहे हैं। द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बोल दीजिए, या फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट बोल दीजिए, या फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट बोल दीजिए, है ना। सारी बात सेम है। तो चलिए देखो, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो फाइनेंशियल
मार्केट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलना। तो देखो इसमें सबसे पहले लिखा है कि सिक्योरिटीज मार्केट जो है वो एक लिंक पैदा करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में, मतलब सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलने का मौका देता है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट होने की वजह से आप चाहें तो, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास सेविंग्स हैं, तो आप चाहें तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द प्रेफर्ड एंटरप्राइजेस के अंदर। जैसे आपका मन है, एक्चुअली मैं रिवीजन करवा रहा हूं तो मुझे एग्जांपल बार बार नहीं देना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल देने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, है ना। जैसे आपका मन है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, तो रियल एस्टेट से जुड़ी भी बहुत सारी कंपनीज स्टॉक मार्केट में है। आप उस स्टॉक मार्केट के अंदर जाइए, शेयर मार्केट के अंदर जाइए, स्टॉक मार्केट के अंदर जाइए और उन कंपनीज के शेयर्स को खरीद लीजिए जो कंपनीज रियल एस्टेट के अंदर है, तो आपका पैसा रियल एस्टेट में पहुंच जाएगा, है ना। उसके बाद आज देखिए फाइनेंशियल मार्केट होने की वजह से प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के होने की वजह से आज शेयर सेकेंडों में खरीदे जाते हैं, सेकेंडों में बेचे जाते हैं, तो काफी शेयर्स जो है काफी ट्रांसफरेबल हो चुके हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट होने की वजह से, कैपिटल मार्केट होने की वजह से, शेयर मार्केट होने की वजह से जब भी कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है वो पब्लिक इशू, राइट इशू, ये सब लेके आते हैं और उनको एग्जैक्टली पैसा मिल जाता है। इन्वेस्टर्स को भी लिक्विडिटी का फायदा मिलता है, जब चाहते हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जब चाहते हैं वो पैसा निकाल लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट का एक और फायदा है कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो अकेले बहुत बड़ा बिजनेस अपने पैसे से नहीं कर सकता है, वो लाइक माइंडेड इन्वेस्टर से पैसा लेके थ्रू द शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, वो एक बड़ा बिजनेस करने का सोच सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट होने की वजह से अब आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप आराम से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था, शेयर मार्केट नहीं होता था तो लोग बैंक के अकाउंट्स में पैसा रखते थे, एफडी कराते थे, पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते थे, जमीन में पैसा लगाते थे, तो यही सब कुछ ऑल्टरनेटिव थे फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट आने की वजह से उनको एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल गया है कि वो चाहे तो अलग अलग जगह पे कुछ कुछ पैसा लगा सकते हैं, जिससे कि उनको डाइवर्सिफिकेशन अचीव वो कर पाते हैं और जिस वजह से वो अपने रिस्क को कम कर पाते हैं। उसके बाद अगला हेडिंग, रोल ऑफ सिक्योरिटीज या कैपिटल मार्केट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो हमारा सिक्योरिटीज मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसका क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में। देखा जाए तो सिक्योरिटीज मार्केट का तो बहुत बड़ा रोल है। देखिए सबसे पहले सिक्योरिटीज मार्केट होने की वजह से, कैपिटल मार्केट होने की वजह से लोग अब सेविंग्स करते हैं, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलते हैं, लोगों की आदत हो गई है। अब देखिए जैसे मुंबई है, मुंबई में लोगों को कैपिटल मार्केट की बहुत जानकारी है, तो क्या मुंबई के अंदर लोग खूब पैसा जो कमाते हैं उसको खूब सेव करते हैं, और सेव करके वो कहाँ लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो शेयर मार्केट में लगाने की वजह से उनके पास रिटर्न मिलता है, उनको डिविडेंड मिलता है, शेयर का दाम बढ़ता है, उसका फायदा मिलता है। उसके बाद शेयर मार्केट होने की वजह से एक और भी फायदा है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। जो एफडीआई आ रहा है वो कैसे आ रहा है, बाहर के लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके पास इन्वेस्टिबल फंड है, जो आपके पास सेविंग्स है, पहले वो मैंने जैसे बताया कि आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या जमीन खरीदते थे, इन सब में आप इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज आपको अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफी कम हो चुका है, पहले लोगों से पैसा लेना बहुत मुश्किल काम था, ज्यादा पैसा अगर लेना है तो, लेकिन आज कैपिटल मार्केट होने की वजह से बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। कंपनीज ऑनलाइन ही बहुत सारे इशू लेके चली आती है आजकल थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और वो आराम से फंड रेज कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बाहर वाले भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और इवन हमारी जो कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज हैं, आज कैपिटल मार्केट में होने की वजह से वो भी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में जाके अपने लिए फंड रेज करती हैं। तो इसका मतलब बाहर से भी पैसा यहाँ आ रहा है और यहाँ की कंपनी भी बाहर जाके वहां से भी पैसा लेके एग्जैक्टली यहाँ पे आ रही हैं। तो काफी फायदा है, और मेरा मानना है कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उसका तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है। अब हम आते हैं कि हेडिंग बोलिए एक बार जोर से आप लोग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सिक्योरिटीज मार्केट या कैपिटल मार्केट। मतलब भारत के अंदर जो सिक्योरिटीज मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, उसका क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब वो कैसे कंट्रोल होता है, कैसे उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो उसके ऊपर भी अगर आपको याद हो तो मैंने एक चार्ट बना के दिया था आपको,
कि भारत के अंदर जो कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, वो किस तरीके से गवर्न होता है। आपको याद होगा कि भारत के अंदर जो भी सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट है, उसको गवर्न करने के लिए बेसिकली 4 लॉज हैं। हर लॉ के अंदर आपको रेगुलेटर्स हैं, मंत्रालय है, और इस तरीके से रेगुलेटर, ऐसे तो बहुत सारे लॉज हैं पर ये 4 मेन है। द फर्स्ट इज सेबी एक्ट, द सेकंड इज एससीआर एक्ट, एंड द थर्ड इज डेपोजिटरीज एक्ट, एंड द फोर्थ इज कंपनीज एक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सेबी एक्ट। तो सेबी एक्ट 1992, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर बनाना। तो सेबी एक्ट 1992 ने एक रेगुलेटर का जन्म करवाया जिसका नाम है एग्जैक्टली सेबी, जो कैपिटल मार्केट को, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। और सेबी एक्ट ने ही सेबी के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक अपीलेट अथॉरिटी को भी जन्म दिया जिसका नाम है सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, दैट इज सैट। तो बाकी सेबी एक्ट 1992 को, जो भारत में सबसे पहले इस एक्ट को जो इंप्लीमेंट करवाता है, द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में ये एक्ट आता है। और इस एक्ट के अंदर जो रेगुलेटर है वो कौन है? एग्जैक्टली सेबी। सेबी का ही जन्म करवाना था और सेबी इसको रेगुलेट करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री जो इस एक्ट को कंट्रोल करता है, और सेबी इज द अथॉरिटी। सेबी इज द अथॉरिटी। एससीआर एक्ट 1956 बनाया गया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो भारत में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो एससीआरए से गवर्न होते हैं। किससे गवर्न होते हैं? एससीआरए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इस एक्ट का भी जो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी है वो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एंड सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल इज द अथॉरिटी। डेपोजिटरीज एक्ट का जो ये एक्ट लाया गया फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। आजकल आप जानते हैं जितने भी शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है वो सब इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं, तभी तो इतने आराम से, इतनी स्पीड में ट्रेडिंग हो जाती है ना। ऑनलाइन आराम से आप शेयर्स खरीद लेते हैं, ऑनलाइन आप आराम से शेयर्स बेच लेते हैं। ये क्यों हुआ? इट्स ओनली ड्यू टू द कि शेयर्स जो है अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने के लिए एक एक्ट पास किया गया, दैट एक्ट इज डेपोजिटरीज एक्ट 1996। इसको भी कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आप कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसके अंदर डिपॉजिटरीज एक्ट के अंदर 2 डिपॉजिटरी का जन्म करवाया गया, एनएसडीएल एंड सीडीएसआईएल। जो भारत के अंदर 2 ही डिपॉजिटरी है जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को कंट्रोल करते हैं। द फर्स्ट इज एनएसडीएल जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप कंपनी है, एंड द सेकंड इज सीडीएसएल जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप कंपनी है। तो ये 2 डिपॉजिटरी, इन्हीं 2 डिपॉजिटरी का जन्म करवाया गया, और यही 2 डिपॉजिटरी भारत के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की कहानी है उसको ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर से जुड़ा हुआ कुछ भी आएगा तो कौन सा एक्ट लगेगा? डिपॉजिटरीज एक्ट एंड द एनएसडीएल सीडीएसएल, वही आपको अथॉरिटी वहां पर दिखाई देंगे। लास्ट, कंपनीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड होना चाहती है, सिक्योरिटीज मार्केट में आना चाहती है, तो सबसे पहले उसको कंपनी बनना है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर आप जानते हैं कंपनी का जन्म कहां होता है? कंपनीज एक्ट के अंदर। और कंपनीज एक्ट को भारत में कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। और इसके अंदर जो एग्जैक्टली अथॉरिटी है, जो टॉप अथॉरिटी आप जानते हैं, ऐसे तो बहुत सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं जैसे आरओसी है, आरडी है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रीजनल डायरेक्टर, लेकिन जो टॉप अथॉरिटी है दैट इज एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो सिक्योरिटीज मार्केट है, शेयर मार्केट है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द 4 मेन एक्ट। The first is SEBI Act, the second is SCRA, third is Depositories Act, and the fourth is Companies Act. तो ये 4 एक्ट है। चारों एक्ट को कौन कौन संभालता है, कौन कौन अथॉरिटी है, ये मैंने आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग सिक्योरिटीज मार्केट। अब देखते हैं बुक में क्या क्या है। तो देखो ये चारों एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। सेबी एक्ट, इसके ऊपर एक चैप्टर है, जो अगला चैप्टर है वो यही है। एससीआरए, जो स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर आप पढ़ते हैं वो एससीआरए ही है। डेपोजिटरीज एक्ट एक चैप्टर है पूरा का पूरा, और कंपनीज एक्ट तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही है हमारा, कंपनी लॉ, है ना। चलिए, बाकी चारों एक्ट के अंदर आपने देखा रेगुलेटर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स भी बनाया हुआ हर एक्ट के अंदर। और जो रेगुलेटर्स हैं वो क्या बनाते हैं? रेगुलेशंस बनाते हैं। आप देखेंगे तो सिक्योरिटी लॉ के अंदर ज्यादातर लॉ इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशन मेड बाय द सेबी, क्योंकि सेबी इज द रेगुलेटर, और सेबी जो भी लॉ बनाएगा दैट इज रेगुलेशन। तो आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन सेबी के रेगुलेशंस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना।
अब देखो बाकी देखो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बता दिया, रेगुलेटर्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि देखा जाए तो आपने देखा कि 4 जो लॉज थे, 4 में से 3 लॉ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही देख रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐसे बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कैपिटल मार्केट डिवीजन। तो वो डिपार्टमेंट मेनली डील करता है सिक्योरिटीज लॉ से, कैपिटल मार्केट लॉ से, है ना। बाकी रेगुलेटर की बात करें तो जो भी कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटीज मार्केट है, वो पूरा का पूरा उसका रेगुलेटर कौन एग्जैक्टली, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो आप देखेंगे तो अगला चैप्टर आपका वही है, सेबी। हाँ, लेकिन कुछ और भी अदर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर्स हैं, अदर का मतलब मेन उनका ये काम नहीं है, पर उनसे जुड़ी भी चीजें चूंकि यहाँ पर होती रहती हैं, जिस वजह से वो भी थोड़ा सा रेगुलेट करते हुए दिखा देते हैं, जैसे आरबीआई। अब आरबीआई जनरली देखो तो जो मनी मार्केट है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, तो मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है एग्जैक्टली, आरबीआई है। तो आरबीआई भी बहुत बार आपको थोड़ा बहुत यहाँ दिखेगा। आईआरडीए दिखेगा, आईआरडीए आप जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। तो आईआरडीए जैसे म्यूचुअल फंड है, आजकल म्यूचुअल फंड ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें इंश्योरेंस को भी लिंक कर दिया जा रहा है, या इंश्योरेंस की बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही हैं जिसको लिंक कर दिया जाता है शेयर मार्केट से। तो उस केस में अब इंश्योरेंस आएगा तो बीच में कौन आएगा, आईआरडीए भी आएगा। उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, ये भी आपको थोड़ा बहुत कभी दिखाई देगा जब कुछ पेंशन स्कीम के अंदर, प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर, इन सब के अंदर अगर कहीं स्टॉक मार्केट से कोई लिंकिंग अगर नजर आती है तो फिर आपको पीएफआरडीए भी वहां पे थोड़ा बहुत रेगुलेट करते हुए दिखाई देता है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, एकदम प्योर थ्योरेटिकल था, इसलिए ज्यादा इसके बाद टाइम लगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इस चैप्टर का, ये चैप्टर इंट्रो है सिक्योरिटी लॉ सब्जेक्ट का। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आ रहा है सेबी सैट एंड आईएसको, इसका भी हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपने देखा हो तो आपके शेड्यूल में ये आ चुका है, तो इसका रिवीजन भी हम करेंगे। तो आज स्टार्टिंग था और मेरे जो थ्रोट में कुछ परेशानी है, बार बार आवाज जो है क्लियर नहीं आ रही है ना। तो उस केस में हम आई एम फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक कि जब इस चैप्टर का मैं कराऊंगा रिवीजन, तो उस समय तक मेरा ये थ्रोट इन्फेक्शन खत्म हो चुका होगा और मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। अभी मैंने आप लोग को पहले भी कुछ लाइव सेशन में आया था तो बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी है। तो अब हम अगला जो एग्जैक्टली है रिवीजन, वो इसी चैप्टर का है, सेबी सैट एंड आईएसको। अब आपको करना क्या है, कुछ डूज बता देता हूँ रिवीजन से पहले। रिवीजन से पहले डूज है कि आपको पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से चैप्टर को पढ़े रहोगे तब रिवीजन का फायदा होता है, लेकिन आप चैप्टर को पढ़े नहीं रहोगे तो रिवीजन में क्या समझ में आएगा। रिवीजन का तो नाम है फुल एंड फास्ट रिवीजन। तो फुल एंड फास्ट रिवीजन उन बच्चों के लिए होता है जिनका चैप्टर कंप्लीट हो। तो अब अगला चैप्टर मैं पहले बोल दे रहा हूं, सेबी सैट एंड आईएसको का कराऊंगा, इसी चैनल पे कराऊंगा। ये चैनल आप जानते हैं एक्सक्लूसिव है, ओनली फॉर रिवीजन्स एंड अमेंडमेंट्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई रिवीजन लेके आऊं तो आपको पता चल जाए, है ना। चलिए, तो आज का ये जो रिवीजन सेशन है यहीं तक, फिर मिलूंगा किसी और रिवीजन सेशन के साथ। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।